जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है। जहां पर चलेंगे सबसे पहले बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, तेलंगाना के विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त खबर सामने आ रही है। बताएंगे आपको कांग्रेस पार्टी ने 24 सीट पर कमजोर उम्मीदवार के बावजूद जबरदस्त जीत हासिल की है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत से पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया गया है। बताएंगे आपको उत्तर भारत में मिले जीत से बड़ा नुकसान बीजेपी को दक्षिण भारत में हो रहा है। इसके बारे में सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ में किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी, और डीजीपी ने जैसे ही कांग्रेस पार्टी के नेता से की मुलाकात तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है दोस्तों। और बताएंगे आपको कैसे दक्षिण भारत में बीजेपी की हार के बाद भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों के बयान में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी के साथ में आपको बताएंगे राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले हैं तेलंगाना, और इसके बाद सिंगापुर के दौरे पर जाने वाले हैं दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी ने आनंद फानन में भारत जोड़ो यात्रा के तहत बने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। बताएंगे किस तरीके की जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। टीडीपी के साथ कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को लेकर भी बड़ी जानकारी है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट के साथ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दक्षिण भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है और कर्नाटक के बाद तेलंगाना की ये जीत अपने आप में ऐतिहासिक है, और रेवंत रेड्डी को अगर आप अगला मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेलंगाना के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी को धन्यवाद दिया है। इसके साथ में उन्होंने राज्य की जनता के सामने सर झुकाकर उनसे आशीर्वाद मांगा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य को बनाने वाले शहीदों से प्रेरणा लेकर हम आगे काम करेंगे। दरअसल दोस्तों, रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के वही नेता है जो पिछले 2 साल से लगातार तेलंगाना में एक्टिव होकर जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। छोटी छोटी सभाओं से लेकर बड़े बड़े जनसैलाब के रैली करके दिखाए हैं उन्होंने, और यही बड़ा कारण है कि आज रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अपने आप में इतिहास बना दिया है। दरअसल दोस्तों, ग्रेटर हैदराबाद की 24 ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं था, और इस बार भी इन 24 की 24 सीटों में कांग्रेस पार्टी को एक भी जगह जीत नहीं मिली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 24 सीटें माइनस करने के बाद बाकी के 90-98 सीटों में से 64 सीटें जीतकर इतिहास बना दिया है दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त स्ट्रेटजी का एग्जाम्पल सेट कर दिया है। आपको बता दें कि तेलंगाना के अंदर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में लगभग 19% वोट मिले थे, और बीजेपी ने 4 सीटें भी जीती थी। यानी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा सीटें बीजेपी को तेलंगाना के अंदर मिली थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तैयारी की और लगभग 2-3 सालों के अंदर पूरी तरीके से समीकरण पलट दिए दोस्तों। और केसीआर की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त शिकस्त दी है, और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी घट गया है, और सीटों की संख्या भी लोकसभा के अनुसार घट गए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण भारत में विस्तार के सपने को चकनाचूर कर दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में बीजेपी को शिकस्त दी थी। तमिलनाडु और केरल में बीजेपी को बमुश्किल 1 सीटों पर जीत मिलती है, यानी वहां पर भी सुपड़ा साफी कहा जा सका है। आंध्र प्रदेश के अंदर भी बीजेपी का कुछ भी नहीं है दोस्तों। उड़ीसा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी लगभग खत्म ही है। तो कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण भारत के अंदर और कोस्टल एरिया में बीजेपी का सुपड़ा अब लगभग साफ हो चुका है। तेलंगाना में हार के बाद बीजेपी महाराष्ट्र के ऊपर राज्यों के अंदर ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर बीजेपी का दबदबा है, लेकिन दक्षिण भारत में ये जीत कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा मैसेज दे गई है कि 2024 के चुनाव में अगर सरकार बनानी है तो पूरे दक्षिण भारत को स्वीप करना पड़ेगा। और जिस तरीके के संकेत तमाम नतीजों में मिल भी रहे हैं, साथ साथ तेलंगाना में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने के लिए डीजीपी पहुंच गए, लेकिन चुनाव आयोग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए डीजीपी को सस्पेंड कर दिया है। सवाल ये खड़ा होता है कि डीजीपी को सस्पेंड किया गया, ठीक है, कानून के अनुसार होना चाहिए, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कोई कार्रवाई की मांग करते हैं तब मामले को ज्यादा दिनों तक टाला क्यों जाता है। इलेक्शन कमीशन की तत्परता को लेकर हमेशा सवाल खड़े रहते हैं दोस्तों। लगातार राजनीतिक दलों ने कई बार आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के नेताओं से जुड़े मामले पर इलेक्शन कमीशन काफी स्लो काम करता है, स्लो कार्रवाई करता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएंगे इस तरीके के आरोप पर आपकी क्या राय है। साथ साथ दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार नहीं हो पा रहा है। जहां बीजेपी की सरकार कर्नाटक में थी वहां पर भी बीजेपी की सरकार चली गई, और अब तेलंगाना में भाजपा विस्तार के सपने देख रही थी, तो यहाँ भी झटका लगा है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री मिली हार को लेकर कह रहे हैं कि केवल तेलंगाना में वे कांग्रेस बेहतर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण राज्यों में बीजेपी की मौजूदगी अच्छी नहीं है। हम दक्षिण भारत के राज्यों में उम्मीद के मुताबिक पार्टी खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, यानी अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। अर्जुन राम मेघवाल की टिप्पणी है दोस्तों। साथ साथ तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को कांग्रेस पार्टी सीएम बनाए। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री रेणुका चौधरी की ओर से मांग की गई है। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो रेवंत रेड्डी जिंदाबाद लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ रेवंत रेड्डी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़वाने वाले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की, उनके साथ मुंह मीठा किया, और राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार अच्छे दम से चलेगी इसकी हुंकार भरी गई है दोस्तों। साथ साथ तेलंगाना में सोनिया गांधी को जीत का क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि सोनिया गांधी के नाम पर जनता काफी ज्यादा इमोशनल है, खासकर तेलंगाना की, क्योंकि सोनिया गांधी ने ही तेलंगाना राज्य बनाकर दिया था, और ऐसे में सोनिया गांधी के पोस्टर पर लोग दूध चढ़ाते हुए दिखाई दिए हैं। जबरदस्त सेलिब्रेशन पूरे तेलंगाना में देखने को मिला है। साथ साथ दोस्तों, केसीआर के बेटे केटीआर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि एक दिन पहले एक पिस्टल की तस्वीर दिखाते हुए
शूटिंग करता हुआ दिखा रहे थे और हैट्रिक लोडिंग 3.0 गेट रेडी फॉर सेलिब्रेशन गाइस, इस तरीके की बातें कर रहे थे, यानी उत्साह मनाने के लिए तैयार रहिए। अब हम लोग एक बार फिर से सरकार चलाने जा रहे हैं, लेकिन उनका ये ट्वीट पूरी तरीके से फालतू साबित हुआ है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि ये निशाना कहीं और नहीं बल्कि अपनी चुनाव चिन्ह गाड़ी के टायर में मार रहे हैं, जिससे बीआरएस पार्टी के गाड़ी को पंचर कर दिया गया है। साथ विधानसभा चुनाव के रुझान आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने आनंद फानन में बैठक बुलाई है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं को बुलाया गया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक करने जा रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पिछड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर चर्चा की जाएगी, जल्द फैसला लिया जाएगा। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, रकम्पा, शिवसेना, यूबीटी, सपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, माकपा, भाकपा, रालोद, एमडीएमके, केएमडीके और वीसीके के साथ साथ आरएसपी और समाजवादी पार्टी को भी बुलाया गया है। दोस्तों, लगातार अब इंडिया गठबंधन में टिकट बंटवारे पर चर्चा की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पहले टिकट का बंटवारा हो जाए, उसके बाद राज्यों में मिलकर एक बड़ी बड़ी रैलियां की जाए, जिससे लोकसभा चुनाव का पूरा टोन सेट हो। खासकर उत्तर भारत के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस देने की तैयारी इंडिया गठबंधन को मिलकर करनी है। इसके लिए आरजेडी, नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन की पार्टियां काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी को मिलकर एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है। उत्तर भारत के अंदर अगर आधी सीटें भी उत्तर भारत के अंदर ये गठबंधन जीता है तो बाकी की सीटें दक्षिण भारत से आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और एक बड़े जीत के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है। पूरी स्ट्रेटजी अब धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। दोस्तों, साथ साथ जिन सीटों पर लड़ रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, पिछली बार 7 सीटें उनकी पार्टी ने जीता था, लेकिन इस बार रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी की हवा में 4 सीटों पर सिमट गई है एआईएमआईएम। साथ साथ हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी की फतह के बाद जो जश्न मना, इसमें टीडीपी के झंडे दिखाई दिए हैं। दोस्तों, रेवंत रेड्डी ने रोड शो निकाला है। रेवंत रेड्डी के रोड शो के दौरान जो टीडीपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद ये तय हो चुका है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, खासकर आंध्र प्रदेश के अंदर, जहां पर 2024 में चुनाव भी होने वाले हैं। 2018 में टीडीपी ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके तेलंगाना के विधानसभा चुनाव लड़े थे। हालांकि गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था। टीडीपी को मात्र 2 सीटें मिली थी। दोनों विधायक टीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीडीपी के परंपरागत समर्थकों, जिसमें आंध्र प्रदेश के रहने वाले और हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य हिस्सों में बसे मतदाता शामिल है, उन्होंने जमकर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया है। टीडीपी ने अंदर खाने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करवाया है और अब आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी और टीडीपी के बीच में गठबंधन को लेकर चर्चाएं चल रही है। दोस्तों, यानी लड़ाई पूरी तरीके से अब 2 खाने में बंटने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताइए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अगला फोकस आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। राहुल गांधी के भी कई सारे रैलियों के कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, साथ साथ जयराम रमेश बोले, कहा ठीक 20 साल पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उस वक्त हमें सिर्फ दिल्ली में जीत मिली थी, लेकिन कुछ ही महीनों में जोरदार ढंग से हमने वापसी की। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और केंद्र में सरकार बनाएगी। आशा, विश्वास, धैर्य, दृढ़ संकल्प और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करेगी। जुड़ेगा भारत तभी तो जीतेगा भारत, कांग्रेस पार्टी इस नारे के साथ आगे बढ़ रही है। दोस्तों, राहुल गांधी तेलंगाना में 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। रेवंत रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने की सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। राहुल गांधी इसके बाद सिंगापुर के दौरे पर जाएंगे, जहां पर सिंगापुर में भारत के प्रवासी लोगों से मुलाकात की जाएगी। एनआरआई से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस पार्टी एक नई स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतर सकती है। साथ शरद पवार बोले, कहा बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। अजीत पवार के खुलासे पर बोले, जिसने चुपके से शपथ ली है उसे मैं गंभीरता से नहीं लेता हूं। शरद पवार ने पुणे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा से हाथ मिलाने का सुझाव भी देगा, वे उसे नहीं मानेंगे। अजीत पवार का दावा था कि शरद पवार खुद एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहते थे। उन्होंने ही अजीत से भाजपा के साथ मिलने के लिए कहा था। शरद पवार बोले, कहा अजीत की बात को सीरियसली नहीं लेता। अजीत पवार के खुलासे पर शरद पवार ने कहा कि सुबह सुबह चुपके से शपथ लेने वाले अगर पार्टी की पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो हमें उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बारामती लोकसभा सीट से अजीत पवार गुट के चुनाव लड़ने की घोषणा पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी को कहीं से भी चुनाव लड़ने की आजादी है। शरद पवार ने कहा कि हमें पार्टी छोड़कर जाने वालों की कोई चिंता नहीं है, बल्कि इसकी जगह लोगों की परेशानी दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम अपने युवा नेताओं को सपोर्ट करेंगे तो आने वाले चुनाव में हमें जीत मिलेगी, इसलिए हमें अपनी विचारधारा वाले लोगों से संपर्क बढ़ाना चाहिए। साथ साथ दोस्तों, तेलंगाना में जश्न में डूबी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के पोस्टर पर डाला दूध और जमकर फोड़े हैं पटाखे। साथ साथ कांग्रेस पार्टी का अपने आप को नेता बताने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी को हिदायत देने की जगह बीजेपी की भाषा बोलते हुए कह रहे हैं कि सनातन का विरोध और जातिवाद नहीं चलेगा। प्रमोद कृष्णम के ये बयान स्पष्ट तौर पर संकेत है कि वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी को सनातन के विरोध के कारण जनता ने वोट नहीं दिया होता तो तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी की हार हो गई होती। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम को अपनी बात को सच साबित करना है तो वो कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी के नेता होने के साथ साथ बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। इस तरीके के नेताओं पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। अशोक गहलोत बोले, कहा राजस्थान की जनता द्वारा दिए गए जनादेश को हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। ये सभी के लिए एक अप्रत्याशित परिणाम है। यह हार दिखाती है कि हम अपनी योजनाओं, कानूनों और नवचारों को जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। मैं नई सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। मेरी उनको सलाह है कि हम काम करने के बावजूद कामयाब नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार में आने के बाद भी काम ना करे। ओपीएस स्कीम, चिरंजीवी सहित तमाम योजनाएं एवं जो विकास की रफ्तार इन 5 सालों में राजस्थान को हमने दी है, वो इसे आगे बढ़ाए। मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चुनाव में पूरी मेहनत एवं सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने पूरी तरीके से हम पर विश्वास किया है। इसी के साथ में अब सचिन पायलट को प्रमोट करने की चर्चाएं चल रही है। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन पर जेडीयू ने साधा निशाना, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है बैठक। साथ साथ बता दें कि बीजेपी की बड़ी जीत मध्य प्रदेश के अंदर हुई है, लेकिन कई नेता हैं जो इस लहर के अंदर भी बीजेपी के अंदर चुनाव नहीं जीत पाए, जिसमें एक नाम है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का, जो फिल्मों को लेकर अपनी राय देते रहते हैं। आजकल जनता ने उनके लिए राय दे दी है और उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगभग 6000 के वोटों के अंतर से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट से चुनाव हार गए हैं। दतिया के अंदर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने उनको चुनाव हराया है और नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके बेटे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, यहाँ तक की वीडियो भी लीक हुआ था, वो चुनाव जीत गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ दोस्तों, वो 2 निर्दलीय मुस्लिम प्रत्याशी जो बीजेपी कांग्रेस से भी जीतने की स्थिति में दिखाई दे रहे थे, जिसमें राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता यूनुस खान, जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, वसुंधरा राजे के करीबी नेता है, तो वो मैदान में उतरे हैं और काफी ज्यादा लीड के साथ आगे दिखाई देते हैं और उनकी जीत पूरी तरीके से तय है। साथ साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की हार के क्या कारण आप लोग समझते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। पहला बड़ा कारण तो यही है कि गठबंधन के लिए और हाथ बढ़ाया जाना चाहिए था, खासकर समाजवादी पार्टी को साथ में लेना चाहिए था, ट्राइबल पार्टी को भी अपने साथ में लेने का प्रयास करना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तैयारी पर अब सवाल खड़े हुए हैं। सूर्य प्रताप सिंह बोले, कहा इंडिया गठबंधन अलग अलग लड़ा, परिणाम सामने है, कांग्रेस को सबको साथ में लेकर चलना चाहिए था। अहम ले डूबा है, यानी घमंड के कारण ऐसा हुआ है। और कमलनाथ ने जो बयान अखिलेश वाला दिया था, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के समर्थित मतदाता काफी नाराज थे और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा है। आप लोग अपनी राय जो लिख बताएगा। साथ साथ स्वाति चतुर्वेदी ने भी यही बात कही है, अखिलेश यादव के अपमान को एक बड़ा कारण बताया है चुनाव हारने का, क्योंकि अगर अपमान नहीं किया गया तो होता तो कम से कम 2-3% वोट और बढ़ जाते। साथ साथ राहुल गांधी पनौती है काउंटिंग के बीच, ट्विटर पर इस तरीके का हैशटैग ट्रेंड कराया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी अगर पनौती होते तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीती, क्योंकि तेलंगाना में राहुल गांधी ने एक के बाद एक कितनी रैलियां की थी। आप लोग को याद होगा कि राहुल गांधी अपना डेरा डालकर तेलंगाना में बैठे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने लीड ली थी और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सरकार बना रही है, लेकिन बीजेपी के लोग इस तरीके का ट्रेंड करा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ चुनाव के परिणाम पर स्मृति ईरानी ने दिया ऐसा बयान जिससे वो दिखाने का प्रयास कर रही है कि मोदी सबसे बड़ा नेता है, उनको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा प्रधानमंत्री मोदी की रैली, रोड शो कराने के बावजूद तेलंगाना के अंदर 2.5 का आंकड़ा नहीं प्राप्त कर पाई है, 10 तक नहीं पहुंच पाई है। स्मृति ईरानी का कहना है कि मोदी का अपमान कांग्रेस को महंगा पड़ा, देश में मोदी मैजिक बरकरार है। हालांकि दोस्तों, उनको बताना चाहिए था कि तेलंगाना के अंदर ये जादू क्यों नहीं चला। कुल मिलाकर बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री मोदी को एक ऐसा नेता साबित करने का प्रयास करें जिनको चुनाव नहीं हराया जा सकता, लेकिन हकीकत यह है कि मैनेजमेंट अगर अच्छे से हो तो बीजेपी को किसी भी चुनाव में हराया जा सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।